गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीव और आज हूल दिवस पे मैं आप सबों को हूल जोहार करता हूँ। आज के क्लास में बच्चों हम लोग भारत के एक और झारखंड के विशेष रूप से एक महान आंदोलन के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिस आंदोलन का नाम है संथाल विद्रोह। जैसा कि बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि आज 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हूल दिवस मनाया अवश्य जाता है, लेकिन परंतु इसकी गहराइयों में बहुत कम लोग जान पाते हैं। इसलिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं ताकि हूल दिवस को क्यों मनाया जाता है, किस आंदोलन से इसका संबंध है, इन सभी तमाम चीज़ों को मैं आज के अपने इस क्लास में लेकर आया हूं ताकि हम सभी जो है वो अपने झारखंड के गौरवमयी इतिहास से भली भांति जो है वो परिचित हो सके। उम्मीद करता हूं कि बच्चों और मेरे साथियों आप सबों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आएगा। आज का ये वीडियो मैं न केवल अपने विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं बल्कि मैं झारखंड के तमाम लोगों के लिए बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हर लोग जो है वो इस वीडियो को देखें और इसको जाने, क्योंकि ये झारखंड के इतिहास के लिए बहुत ही गौरवमय घटना रही है ना। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हूल दिवस क्या है। तो बच्चों हूल दिवस को यदि हमें समझना होगा तो हमें समझना होगा संथाल विद्रोह को। हमें संथाल यानी वो दामिन अकोह का वह क्षेत्र जहाँ पे बगावत की कभी अंग्रेजों के खिलाफ वो चिंगारी जो थी वो लपलपाई थी, वो विद्रोह की बगावत जो उस जमाने में जो अंग्रेजों के सामने लोग सर उठाने से कतराते थे, लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों ने उन अंग्रेजों को न केवल पटकनी दी बल्कि धूल चटाकर भी रख दिया और यह साबित कर दिया कि हम लोग भी आप लोगों से कम नहीं है। हालांकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन यदि झारखंड के आदिवासी चाह लिए तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब अंग्रेजों को यहाँ से भागने की नौबत आ जाएगी, है ना। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हूल का एक्चुअली में मतलब होता है बगावत या विद्रोह। हूल का मतलब ही होता है बच्चों की बगावत या विद्रोह। ठीक है, अब ये दूसरी चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो आंदोलन हुआ था वो किन क्षेत्रों में हुआ था, आखिर इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था। तो इसका क्षेत्र जो था वो दामिन एको का क्षेत्र। उस जमाने में आप समझिए कि दामिन एको यानी कि वर्तमान का संथाल परगना, और वो संथाल परगना उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था, है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही हमारा वो संथाल का क्षेत्र आता था और इस क्षेत्र में बहुतायत संख्या में आदिवासी लोग जो थे वो निवास करते थे। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आदिवासियों का जो जीवन होता है बच्चों वो बिल्कुल प्रकृति से, नेचर से जुड़ा होता है। उनका जीवन यापन जो होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी से भरा होता है और बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के होते हैं। लेकिन उनकी एक और विशेषता होती है कि यदि आप इन आदिवासियों को छेड़ोगे तो ये लोग छोड़ेंगे भी नहीं। समझ गए ना। और इसी का ये उदाहरण है आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, तो आइए इसका नेतृत्वकर्ता की मैं बात करूं तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। ठीक है, सिद्धू, कान्हू और चांद, भैरव, ये 4 भाइयों के नेतृत्व में ही यह आंदोलन लड़ा गया था, यह विद्रोह किया गया था। लेकिन इसमें बहुतायत संख्या में अन्य आदिवासियों ने भी भाग लिया था और विशेष करके हमें फूलों और झानों को नहीं भूलना चाहिए, जो महिला आंदोलनकारी थी, महिला विद्रोह करता थी, जिसने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। आप बहुत जगह पे चीज़ों को देखते होंगे, संथाल विद्रोह के बारे में, हूल दिवस के बारे में आपको जानकारियाँ बहुत स्रोतों से मिलती होगी, लेकिन ये 2 विभूतियों को लोग जो है वो भूल जाते हैं। वो कौन है? फूलों और झानों। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये फूलों और झानों कौन थी? तो ये कोई और नहीं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव की ही बहन थी, जिसने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, है ना बच्चों।
अब समझने की बारी है कि आखिर इस आंदोलन का आखिर वजह क्या थी, आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ आपको समझना होगा कि कभी भी आंदोलन या विद्रोह जो होता है वो कोई एक कारण से नहीं होता है। हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़े हैं, तो उसमें भी 1857 की क्रांति जब पूरे भारतवर्ष में हुई थी तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। तो जाहिर सी बात है कि जब संथाल विद्रोह हुआ होगा संथाल परगना में दामिन एको के क्षेत्र में, तो उसका कोई एक कारण कदापि हो ही नहीं सकता। इसके पीछे बच्चों जो थे बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें एक तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी कि विद्रोह जो था वो प्रारंभ हो गया, बगावत शुरू हो गया। जैसे कि 1857 में क्रांति के बहुत सारे कारण थे, परंतु वो चर्बी वाला कारतूस, याद है ना, चर्बी वाला कारतूस, जिसमें कहा गया था कि जिस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। ये चर्बी वाला कारतूस वाली जो घटना थी वो तात्कालिक कारण बना था। ठीक इसी प्रकार से इस हूल दिवस या फिर आप संथाल विद्रोह का भी एक तात्कालिक कारण है। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सारी बातों पर, सारे बिंदुओं पर एक एक करके क्रमशः बात करेंगे। और हड़बड़ाने की क्यों आवश्यकता है? आज हमारे झारखंड के बारे में बात हो रही है, हमारे झारखंड के गौरवमय दिन की बात हो रही है, तो फिर हम हड़बड़ा कैसे सकते हैं? बिल्कुल धैर्य के साथ हम इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल अंत तक देखेंगे और बहुत ही अच्छे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक कारण को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि जमींदारों के द्वारा शोषण। मैं पहले ही बताया कि ये जो आदिवासी होते थे बहुत ही सरल स्वभाव के होते थे। इनका जीवन जो है वो प्रकृति, खेती बाड़ी से, जंगल से जुड़ा हुआ था। हजारीबाग मानभूम और राजमहल से भागलपुर तक के जो पहाड़ी और उसके तराई वाले जो क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को ये आदिवासी लोग जो थे वो साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाए थे और ये लोग उस पर खेती कर रहे थे। परंतु उस जमाने में भी जो जमींदार थे उन लोगों के मन में स्वार्थ आ गया और ये भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दमन करने लगे और उनसे लगान की मांग करने लगे, जो बिल्कुल अनोखा था। क्योंकि आप लोग पहले भी जान रहे होंगे कि आदिवासी जो होते हैं वो अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं, प्रकृति का पुत्र मानते हैं और ये बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और प्रकृति के चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार मानते हैं। कल तक ये लोग किसी को लगान नहीं दिए थे, परंतु आज जमींदार अपनी शक्ति के आधार पर, अपने ताकत के आधार पर इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करने लगे और उनसे लगान की मांग करने लग गए। तब इनके पास तो समस्या ये थी कि इनके पास तो देने की कोई संपत्ति तो होती नहीं थी। पूंजी को जमा करके रखना आदिवासियों की फितरत कदापि न रही है। तो इनके पास तो बहुत सारी चीज़ें, धन दौलत जमा करके रखने की तो इन लोगों का कोई शौक था नहीं। तो फिर ये लोग टैक्स कहाँ से दे, लगान कहाँ से दे? मजबूरी में ये लोग लगान को चुकाने के लिए साहूकारों और महाजनों के ऋण जाल में फंसने के लिए शुरू हो गए। मतलब कि साहूकारों से इन लोग जो है महाजन से पैसा लेने लगे और जमींदारों को टैक्स देने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग उनके जाल में फंसने लगे और अब जमींदारों के साथ साथ महाजन जो थे, साहूकार जो थे, वो भी इनका शोषण करने के लिए शुरू कर दिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि महाजनों का ऋण जाल, यानी महाजन जो थे वो ऋण के मकड़ जाल में इन सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को अपने पंजों में, मकड़ जाल में जकड़ते जा रहे थे, जिनसे इन आदिवासियों के मन में भी असंतोष की भावना जो थी वो पनपने के लिए शुरू हो गई थी। परंतु आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार।
मैं तीसरा पॉइंट में लिखा हूं कि देखिए, न्यायालय की व्यवस्था जरूर थी, पुलिस की व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल की गई थी, लेकिन जब कभी भी ये आदिवासी जो थे वो न्याय की उम्मीद से यदि पुलिस के पास जाते थे या न्यायालय में जाते थे, तो वहां पर भी अंग्रेज और जमींदारों की जो साठगांठ थी, उसकी वजह से बच्चों इन लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिल पाता था। इसके वजह से इन संथालों के मन में भी पुलिस और न्यायालय व्यवस्था के ऊपर विश्वास जो था वो हट रहा था, और इन्हें यकीन हो रहा था कि ये पुलिस और न्यायालय भी जो है ये भी कहीं ना कहीं जमींदारों और अंग्रेजों के ही क्या है, ठेकेदार हैं, और ये भी हमारे शोषण में लगे हुए हैं। ठीक है, अगला है भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे लाइन का विकास। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आपको पता होगा कि भारतवर्ष में सबसे पहले 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन की प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो बम्बई से थाने के बीच में चले थे। यानी 1853 से भारतवर्ष में रेलवे लाइन शुरू हो चुकी थी, और अब उसका विकास जो है वो समस्त भारतवर्ष में जहां जहां अंग्रेजों को लग रहा था कि रेलवे लाइन का विकास करना चाहिए, वे लोग रेलवे लाइन का विकास कर रहे थे। और इसी कड़ी में वे लोग भागलपुर से वर्धमान, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे, जो आज भी आपका रेलवे लाइन सरवाइव कर रहा, आज भी वो रेलवे लाइन है। तो उस रेलवे लाइन में पटरी बिछाने के लिए, स्लीपर्स को ढोने के लिए इन आदिवासियों का उपयोग किया जा रहा था। यानी इन भोले भाले आदिवासियों से जबरन पटरी बिछवाने का जो है वो काम किया जा रहा था, और मेहनत ताना के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा था। यदि ये आदिवासी अंग्रेजों के इस कार्य का विरोध करते थे तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, कोड़ों से पीटा जाता था, मतलब अमानवीय व्यवहार इनके साथ किया जाता था, जिसके वजह से भी इन संथालों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो थी वो असंतोष और बढ़ गया। इसी बीच एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि उस क्षेत्र में, भोगनाडीह के क्षेत्र में, एक्चुअली में ये जो आंदोलन हुआ है उसकी शुरुआत जो है बच्चों वो भोगनाडीह से ही शुरू हुआ है ना, भोगनाडीह वही क्षेत्र है। तो वहां पे क्या एक घटना घटती है कि वहां पे कुछ संथालों को मामूली सी चोरी के आरोप में कुछ संथालों को साहूकारों के द्वारा और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और उनको बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। यानी कि घटना क्या घटी है, और यही तात्कालिक कारण बना है आंदोलन का, सबसे बड़ा कारण यही बना है आंदोलन की शुरुआत होने की, यही घटना है कि हुआ क्या कि वहां पे स्थानीय साहूकारों ने कुछ संथालों के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, और पुलिस के द्वारा उन बहुत सारे संथालों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है, जिसमें एक दरोगा है, कौन, महेश लाल दत्त, जिसने काफी बेरहमी से पीटा था, जिसमें विजय मांझी नाम के एक संथाल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मौत हो गई। घटना को समझिए, चोरी का आरोप लगा, कुछ संथालों को गिरफ्तार किया गया, और महेश लाल दत्त के द्वारा, जो दरोगा था, उसके द्वारा संथालों की बेरहमी से पिटाई होती है, और उस पिटाई में विजय मांझी की मौत हो गई। और जैसे ही थाने में मौत होती है, इन संथालों का गुस्सा तो पहले से ही था इनके प्रति, और वो गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया, यानी कि उनके मन में इनके प्रति उफान आ गया, और ये बौखलाए संथाल जो थे महेश लाल दत्त की गला काटकर हत्या कर दिया। बदला ले लिया इन लोगों ने, प्रतिशोध ले लिया कि आपने विजय मांझी की हत्या की, बाकी संथालों को बेरहमी से पीटा, तो अब हम लोग भी जो है वो बदला लेंगे। और उन लोगों ने महेश लाल दत्त की क्या किया, गला काटकर उसकी हत्या कर दिया। और सॉरी बच्चों, और जैसे ही ये हत्या होती है, अब इनके मन में भी थोड़ा सा भय आ जाता है कि अब हमें संगठित होने की आवश्यकता है।
कि यदि अब हम संगठित नहीं रहें तो ये ब्रिटिश सरकार जो है, ये जो पुलिस व्यवस्था है, अब ये भी शांत नहीं रहेगी। इसी वजह से 30 जून जो बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, आज भी हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज ही के दिन, इसी 30 जून को, जिस दिन मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए, है ना, तो 30 जून 1855 को ये सारे आंदोलनकारी लगभग 400 गांवों के जो संथाल थे, जिसमें लगभग 6000 शुरुआती दौर में संथाल जो थे वो इकट्ठा हुए। कहाँ पे? भगनाडी में। और ये भगनाडी कहाँ है? तो राजमहल अनुमंडल में एक बढ़ैत एक जगह है, उसी के पास है ये। तो यहाँ पर इन लोगों ने इकट्ठा हुए और इन लोगों ने तय किया कि अब हम लोगों का जो पैर आगे बढ़ गया है, हम लोगों का जो कदम आगे बढ़ गया है बगावत की, अब वो बगावत का कदम अब हम लोग पीछे नहीं लेंगे। आर या पार की लड़ाई अब हम लोगों को लड़ना है, अब हाथ पे हाथ धरकर बैठना नहीं है। और इसी सभा में यह तय किया गया कि सिद्धू को क्या बनाया जाएगा? राजा। सिद्धू को राजा घोषित किया गया, उनके भाई कान्हू को मंत्री घोषित किया गया, और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित किया गया। और तय किया गया कि डुगडुगी बजाकर, जब तक डुगडुगी बजेगा तब तक वो मार काट आंदोलन जो है, बगावत की विद्रोह जो है वो चलता रहेगा। क्यों ना एक संथाल बचेगा, लेकिन जब तक डुगडुगी बजेगा हर एक संथाल जो है वो अपनी आखिरी सांस तक इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इस जमींदारों के खिलाफ, इस पुलिस व्यवस्था के खिलाफ जो है वो लड़ता रहेगा, इस अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसी 30 जून को बगावत का जो है वो शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा था? हूल। और इन लोग आंदोलन करने के समय, बगावत करने के समय हूल हूल जोर जोर से चिल्लाया करते थे, इसी वजह से तो इसको कहा गया है हूल दिवस। आखिर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन लोग हूल हूल जोर जोर से चिल्लाते थे, क्योंकि हूल का मतलब क्या बताया हूं मैं? विद्रोह होता है, बगावत की, बगावत करो बगावत करो। यानी कि एक प्रकार से ये जो शब्द था, इन आदिवासियों, इन संथालों के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती थी, इसीलिए ये लोग जो थे वो हूल हूल कह के चिल्लाया करते थे। और बगावत की जो है शुरुआत वो 30 जून 1855 को हो जाती है। तो अब देखना है हम लोगों को कि इसका प्रसार कहां तक हुआ। क्या भगनाडी तक ही यह सीमित रह गया, या झारखंड के अन्य क्षेत्रों तक जो है वो इसका विस्तार हुआ? तो कदापि नहीं, यह कदापि संथाल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रसार जो है ना वो अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। एक माह में, एक महीने के भीतर ही यह जो विद्रोह थी वो भागलपुर से लेकर कहाँ, वर्धमान तक के क्षेत्र में यह फैल जाता है। और हजारीबाग में, आज के हजारीबाग क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कौन किए थे? अर्जुन मांझी। ठीक इसी प्रकार से वीरभूम क्षेत्र में, है ना, जो आज बंगाल का वीरभूम क्षेत्र है, वहां पे इस आंदोलन का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया था, है ना। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को ये संथाल जो थे वो धूल चटाने पर आमदा थे। और इसी बीच में अंग्रेज जो थे वो कैप्टन मेजर बानो के नेतृत्व में, है ना, मेजर बानो के नेतृत्व में एक सेना भेजती है। और इसी सेना को 16 जुलाई 1855 ईस्वी में पीर पैंती के मैदान में जो विद्रोही थे वो धूल चटा देते हैं। आप समझ सकते हो कि मेजर बानो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना आती है, और उस सेना को भी ये जो विद्रोह करता थे अपने शौर्य के बल पे, अपनी ताकत के बल पे पीर पैंती के मैदान में क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। यानी अंग्रेजों के मन में भी अब पूरा खौफ आ गया, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो दहल गई थी इनके विद्रोह से, इनके बगावत से, इनके हूल के जोहार से, इनके हूल के शंखनाद से उनके मन भी जो थे वो विचलित हो गए थे, कांप गए थे। अंग्रेज जो थे पूरे क्षेत्र में क्या कर दिया? मार्शल लॉ लगा दिया, यानी कर्फ्यू जैसी व्यवस्था को लागू कर दिया। और इस विद्रोह में लगभग 15,000 संथाल जो थे वो भी इसमें मारे गए। ठीक है, लेकिन क्या थी
कि हम लोग इसमें हार गए, संथाल जो है वो इसमें हारते हैं, क्योंकि वजह क्या थी कि ब्रिटिश सरकार के पास, अंग्रेजों के पास अस्त्र शस्त्र का विशाल भंडार था। उनकी सैन्य शक्ति जो थी वो इन संथालों से बहुत थी, ज़्यादा थी, और इसी का परिणाम होता है कि सिद्धू को 1855 ईस्वी में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और फौरन 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को सिद्धू को फांसी दे दी जाती है, क्योंकि सिद्धू ही इस आंदोलन का मुख्य लीडर था। मैंने बताया था कि यहाँ पर सिद्धू को ही क्या डिक्लेयर किया गया था, राजा। इसलिए जैसे ही सिद्धू को पकड़ा जाता है, देर नहीं किया जाता है, बगावत को कुचलने के लिए उसे 5 दिसंबर 1855 को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। इसी प्रकार से बढ़ैत के पास, बढ़ैत आज भी वो जगह आपको पता होगा कि बढ़ैत के पास चांद और भैरव को गद्दारी से पकड़ा जाता है, धोखेबाजी से। कुछ लोगों को अंग्रेज जो थे वो अपने पक्ष में करके घूस का लालच देकर वो अपने पक्ष में मिला लेते हैं और मुखबरी का शिकार ये हो जाते हैं। कौन? चांद और भैरव। इनको बढ़ैत में ही गोली मार के इनकी भी हत्या कर दी जाती है। और इसका एक अब बच गया है भाई, कौन? कान्हू। इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और 23 फरवरी 1856 ईस्वी को भगनाडी में ही ठाकुरबाड़ी में फांसी, इसको सरेआम फांसी दे दी जाती है ताकि लोगों में दहशत जो है वो फैल जाए। ठीक है, इस बगावत का यदि विद्रोह को कुचलने का यदि श्रेय ब्रिटिश देते हैं तो वो किन्हें देते हैं? कैप्टन अलेक्जेंडर को। यानी इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका यदि किसी की रही है तो वो किसका रहा है? कैप्टन अलेक्जेंडर का। ओके, आइए अब हम लोग परिणाम जानते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने बगावत किया, हम लोगों ने विद्रोह किया, तो हम लोग हार भी गए, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जो थे वो सभी शहीद हो गए, तो क्या इसका कोई परिणाम निकला या यूं ही हम लोग जो है वो बगावत करते रह गए? तो कभी नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हम लोगों ने विद्रोह किया और उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। तो आइए अब हम लोग परिणाम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जमींदार, साहूकार और अंग्रेजों के मन में भय हो गया। कल तक जो अंग्रेज, जमींदार, साहूकार इन आदिवासियों को भोले भाले समझ रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, अब उनके मन में भी इस बात का खौफ आ गया कि ना भैया, बच के रहना है, क्योंकि इन लोग एक बार फिर से कहीं बगावत पर आ गया तो फिर से कुटाई होगा, और इन लोगों का कुटाई बहुत जोर की होती है। इसलिए जमींदार, साहूकार और अंग्रेजों के मन में इनके प्रति जो है अब वो भय आ गया, अब वो पहले वाली बात नहीं रह जाती है। तो एक पॉजिटिव ये बात हुई। ठीक है, दूसरा, एलिस एडम्स, ये बहुत बड़ी जानकारी है। एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर 1855 का जो एक्ट था और उसमें एक्ट 37 के आधार पर दामिन ए कोह का वो जो क्षेत्र था, दामिन ए कोह का मतलब उस क्षेत्र को पहले दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था, अब उसी का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? संथाल परगना। क्या नाम रख दिया गया? संथाल परगना, क्योंकि उस क्षेत्र में संथालों की जाति, संथालों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से दामिन ए कोह का नाम जो है क्या बदल कर रख दिया गया? संथाल परगना रख दिया गया। ठीक है, अब देखिए इन आदिवासियों को किन चीज़ों से तकलीफ था भाई? चाहे हम बिरसा आंदोलन की बात करें तो दीकुओं से इनको परेशानी थी। दीकू कौन थे? तो आपको पता होगा, दीकू किनको कहा गया? बाहरी लोगों को। तो इसीलिए इनको खुश रखने के लिए इन क्षेत्रों में दीकुओं के प्रवेश पर रोक लगाया गया, बाहरी लोगों के प्रवेश पे क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया, और सिर्फ वहाँ पे परमिशन किसकी रही? तो ईसाई मिशनरी के अलावा अन्य के प्रवेश पे इन क्षेत्रों पे रोक लगा दिया गया, यानी कि सिर्फ अब इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी ही जा सकते हैं और वहाँ पे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये भी एक
आदिवासियों के लिए एक पॉजिटिव परिणाम लेकर आया। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने यहाँ देखा था कि संथालों को, आदिवासियों को पुलिस व न्यायालय पर से विश्वास उठ गया था। इसी वजह से पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को फिर से एक बार लागू की गई और ग्राम प्रधान जो होते थे संथालों में, जो गांव का जो प्रधान होता था, उनको पुलिस के समान अधिकार दिया गया, यानी कि उनकी ग्राम पंचायत व्यवस्था को सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई। तो मेरे ख्याल से बच्चों, मैं संथाल विद्रोह के बारे में, आज के गौरवशाली इतिहास के दिवस के बारे में, यानी कि हूल दिवस के बारे में मैं बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और यदि पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाकर एक उचित कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।